हाय एवरीवन और वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो करने वाले हैं, वाउचरिंग ऑफ एक्सपेंसेस। अगर आप एक अकाउंटेंट है, सीएस सीएमए का आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी रेलेवेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स का एक स्टेप डिस्कस करेंगे, दैट इज वाउचरिंग ऑफ एक्सपेंस। जो एक डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, एक एक एक्सपेंस को डिटेल में एनालाइज करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आप ही को वीडियो मिलेगा। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपका ऑफलाइन सेंटर कहाँ पे है। मेरा ऑफलाइन सेंटर कोलकाता में है, शोभा बाजार और मिंटो पार्क में है। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वाउचिंग ऑफ एक्सपेंस के साथ। और मैंने पीडीएफ भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम वाउचिंग ऑफ एक्सपेंसेस स्टार्ट करते हैं तो जनरली क्या चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले सपोर्टिंग जो भी एक्सपेंसेस है, क्या आपके पास उसका रेलिवेंट सपोर्टिंग है या नहीं है। दूसरी चीज के बारे में प्रॉपर्ली सैंक्शन, कुछ भी एक्सपेंसेस की पेमेंट हो रही है क्या वो प्रॉपर्ली जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके थ्रू सैंक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। द प्रॉपर बाइफर्केशन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है कि हम फिक्स एसेट को पीएल में डाल देते हैं, या ऐसी कोई एक्सपेंसेस है उसको हम एज अ एसेट ट्रीट करने लग जाते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अंतर क्या है। उस बेसिस पे हम क्लियरली बाइफरकेट कर रहे हैं या नहीं। कहीं उसको हम बैलेंस शीट में तो नहीं डाल दे रहे, वो पीएल आइटम है। ओके। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अक्रूवल बेसिस जनरली हर एक कंपनी फॉर्म फॉलो करता है, जिसका मतलब क्या है कि अगर इस साल का खर्चा है तो हम इसी साल रिकॉर्ड करेंगे, इवन दो वो पेड हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन नेक्स्ट ईयर का खर्चा अगर मैं इस साल पे कर रही हूँ तो फिर मैं इस साल एज एन असेट रिकॉर्ड करूंगी और नेक्स्ट ईयर उसको पीएल में या ट्रेडिंग में रिकॉग्नाइज करूंगी। ठीक है, तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये होता है। पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड, ऐसा तो नहीं कि मैंने अपना घर का ही खर्चा, पर्सनल खर्चा बिजनेस में डाल दिया है, नहीं, ऐसा हमको नहीं करना है। कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर में मेरा खर्चा कुछ और ही है, इस ईयर में मेरा कुछ और ही हो गया, तो उसका रीजन होना चाहिए, प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि इतना खर्चा बढ़ क्यों गया, इतना खर्चा कम क्यों गया, क्या रीजन है। तो प्रॉपर रीजन होना चाहिए। प्रॉपर बाइफर्केशन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। काफी लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आखिर होता क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ये होता है जो भी आपका परचेज रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड खर्चा है, दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे आपका वेजेस हो गया, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हो गए, जैसे आपका रेंट का खर्चा हो गया फैक्ट्री का, वो सारा आपका डायरेक्ट खर्चा है। अगर इनडायरेक्ट खर्चा की बात करूं तो मैं, तो इनडायरेक्ट खर्चा आपको रिलेट करता है सेल्स से, जैसे कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, सेल्स से, एडमिन से, जो डायरेक्टली आपके परचेजेस या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, दैट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसका प्रॉपर बाइफर्केशन एज एन अकाउंटेंट आर्टिकल आपको दिख रहा है कि प्रॉपर बाइफर्केशन हुआ है या नहीं हुआ है। कैश पेमेंट इन अ सिंगल डे एक्सीडिंग ₹10,000 टू अ सिंगल पार्टी। ऐसा तो नहीं है कि 10,000 से ज्यादा हम कैश में सिंगल डे में सिंगल पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं। अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। सेक्शन 40A3 आपको पढ़ना होगा इनकम टैक्स एक्ट का। तो आपको ये क्लैरिटी होगी कि कैश पेमेंट हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं एक पार्टी को सिंगल डे में। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे रेंट के बारे में। रेंट बहुत ज्यादा ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड एक्सपेंसेस है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले टीडीएस की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 194I में टीडीएस डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मेरा लिमिट 2,40,000 पर एनम में एक्सीड कर रहा है तो 10% मेरा जो है नॉर्मल है इन केस ऑफ रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। और अगर रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो वो 2% है। नेक्स्ट, आईटीसी हैज बीन क्लेम इफ कंडीशन सेटिस्फाई अंडर सेक्शन 16। तो आपको जीएसटी टीडीएस सब चीज का एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। जीएसटी में सेक्शन 16 होता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, तभी आप आईटीसी ले सकते हो।
जैसे आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस रिसीव हो जाना चाहिए, टैक्सेस का पेमेंट होना चाहिए, रिटर्न फाइलिंग हो जाना चाहिए और जीएसटीआर 2 भी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं, देन ओनली यू कैन क्लेम द क्रेडिट। प्रॉपर बाइफिकेशन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको लिया था कि फैक्ट्री का रेंट तो डायरेक्ट है, लेकिन ऑफिस का रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बिकॉज इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग और परचेज एक्टिविटीज, राइट। तो ये आपको देखना है कि क्लियर बाइफिकेशन हो रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। नेक्स्ट, बुकिंग ऑफ रेंट रिलेट्स टू करंट ईयर पेड नेक्स्ट ईयर, प्रोविजन एंट्री। बहुत बार क्या होता है कि इंसान 11 महीने का रेंट बुक करके छोड़ देता है, आपको पूरा 12 महीने का बुक करना है, यू आर फॉलोइंग अप्रूवल बेसिस। तो मैंने बोल ही दिया था आपको, जनरली हम लोग क्या देखते हैं, अप्रूवल बेसिस अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारा जो रेंट जिस साल का है उसी साल में बुक होना चाहिए, तो हमको 12 महीने का रेंट बुक करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज सैलरी। सैलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप अगर एम्प्लॉयज को हायर नहीं करोगे तो बिजनेस कैसे चलाओगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टीडीएस 192 में टीडीएस डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको सेक्शन 192 का टीडीएस का प्रोविजन देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, पी टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एज पर एप्लीकेबल स्लैब। जो भी एप्लीकेबल स्लैब है उस हिसाब से पी टैक्स कटा है या नहीं। जैसे वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो अप टू 10,000 अगर आपकी सैलरी है तो आपको पी टैक्स नहीं कटता है, 10,000 से ऊपर है तो आपको पी टैक्स कटेगा, राइट। तो वो पी टैक्स डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ ये आपको देखना है। पीएफ ईएसआई एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। बुकिंग ऑफ सैलरी रिलेट्स टू करंट ईयर पेड इन द नेक्स्ट ईयर। ऑब्वियसली मार्च की बुकिंग कर दो, प्रोविजन एंट्री मार दो। अगर आपको लग रहा है नेक्स्ट ईयर आप पे कर रहे हो तो इस साल का तो खर्चा है वो, यू नीड टू बुक इट। नाउ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ब्लॉक क्रेडिट इन केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वेरियस तरीके का एक बिजनेस एंटिटी लेता है, जैसे स्टॉक इंश्योरेंस ले लिया, गोडाउन इंश्योरेंस ले लिया। तो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस पे जनरली हम लोगों का ब्लॉक क्रेडिट है। ब्लॉक क्रेडिट मतलब आपको आईटीसी नहीं मिलता है, तो आपको ये चेक करना है कि गलती से मैंने आईटीसी तो नहीं ले लिया। जैसे मैंने कोई कार का इंश्योरेंस ले लिया, उसका आईटीसी में ले लिया, आईटीसी में हम नहीं ले सकते। Next, credit has been booked in case of other insurance like stock, godown, etc. तो आपको स्टॉक गोडाउन का जो इंश्योरेंस आप करा रहे हो उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। बाइफर्केशन बिटवीन प्रीपेड एंड पोस्टपेड। काफी अकाउंट्स में मैं जब चेक करती हूँ ना, तो प्रीपेड और पोस्टपेड में तो आप बाइफर्केट करते ही नहीं हो। अब देखिए, हमारा जो इंश्योरेंस का खर्चा है, अगर हम 1 जून 2022 से लेकर 1 जून 2023 तक का पे कर रहे हैं, एक अकाउंटिंग ईयर जो ये वाला है उसका हम पे कर रहे हैं, तो हमारा तो मार्च में अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जा रहा है। तो हमको 1 जून 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का खर्चा इस साल का बुक करना है, बाकी तो मेरा प्रीपेड होगा, मैंने पहले से पे किया। सो दैट यू टू चेक, वी डोंट चेक दैट। नेक्स्ट, ऑडिटर रेम्यूनरेशन, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वाउचिंग। क्या देखना है आपको? सबसे पहले प्रोविजन, स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो आपको पता है उसका प्रोविजन एंट्री मारना होगा। नेक्स्ट, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। सेक्शन 194 जे में अगर एक साल से आपका जो लिमिट है वो 30,000 से ऊपर है, एक्सीड कर रहा है, तो 10% आपको करना पड़ेगा ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन पे टीडीएस। नाउ लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आखिर हम भूल जाते हैं, तो सबसे पहले टीडीएस डिडक्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सेक्शन 194 जे में आएगा। 194 जे में क्या आता है, जो भी आपका प्रोफेशनल खर्चा होता है उसका टीडीएस, तो वो 30,000 से अगर एक्सीड कर रहा है तो वी आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सर्विसेज टेकन फ्रॉम लॉयर, अगर मैं लॉयर से सर्विस ले रही हूँ तो क्या आरसीएम की लाइबिलिटी मैं देख रही हूँ या नहीं। बहुत सारी जगह रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भूल ही जाते हैं। अगर मैं रजिस्टर्ड एंटिटी हूँ, जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, मैं किसी लॉयर से सर्विस ले रही हूँ, तो मेरे को जीएसटी का टैक्स खुद पे करना है, तो वो हम लोग करना ही भूल जाते हैं, तो ये हमको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड, सबसे पहले कैरेज आउटवर्ड में आपको जीटीए का प्रोविजन याद रखना होगा। जीटीए का क्या प्रोविजन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वो आपका आरसीएम में कवर होता है अगर वो एफसीएम ऑप्शन ऑप्ट नहीं करता है। वो चाहे तो एफसीएम में मतलब फॉरवर्ड चार्ज में अपने बिल में
12% या 5% जीएसटी चार्ज कर सकता है। अगर वो अपने बिल में 12% या 5% जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है, तो हो सकता है आपको पे करना पड़े। कितना पे करोगे आप? 5%। तो ये बहुत सारे अकाउंटेंट भूल ही जाते हैं कि यार ये फ्रेट है, फ्रेट अगर वो सामने वाला चार्ज नहीं कर रहा है तो मेरे को तो भैया पे करना पड़ेगा, तभी मेरे को आईटीसी मिलेगा, देन ओनली आई विल गेट द आईटीसी। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्सीडिंग 35 हैज नॉट बीन मेड इन कैश। अगर 35,000 से ज्यादा, 35,000 से ज्यादा आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा एज पर सेक्शन 40A3। आप एक बार सेक्शन पढ़ लीजिएगा 40A3 वाला, तो आपको एक क्लैरिटी आएगी। इनकम टैक्स एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी 12 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल भैया बुक कर दो। 12 महीने का बिल आप लोग बुक ही नहीं करते। 12 महीने का बिल बुक करिए, कंपेयर इट टू प्रायर ईयर। अब एक बार मीटर का खर्चा देख लीजिए, मीटर कितना चला है, और कंपेयर कीजिए पिछले साल से। क्या वो कंपैरिजन वाइबल लग रहा है? ये नहीं कि पिछले साल में आपका कुछ है, इस साल में कुछ है, तो रीजन होना चाहिए कि प्रोडक्शन बढ़ गया, ये कुछ तो होगा। तो वो रीजनिंग होना चाहिए ताकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आगे आंसर दे सको, राइट। नेक्स्ट, बाइफरकेट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी है तो ऑब्वियसली इट्स डायरेक्ट, ऑफिस का है तो इनडायरेक्ट। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या देखना है कि 194C में टीडीएस काटा है या नहीं। एडवर्टाइजमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आपका सिंगल बिल 30,000 से ज्यादा है और एग्रीगेट में 1 लाख से ऊपर है तो आपको टीडीएस काटना होगा। सामने वाला अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 1%, अदर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 2% आपको टीडीएस उसका डिडक्ट करना है। नाउ इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड लोन, इसमें आपको क्या देखना है? इसमें आपको सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट चेक करना है। आपको बैंक से जिससे आपने सिक्योर लोन लिया है उसका स्टेटमेंट मंगा लीजिए, उस हिसाब से आपने एंट्री किया है, पूरे 12 महीने का एंट्री हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको देखना है। प्रोविजन की एंट्री मारी गई है या नहीं। हो सकता है मार्च का आपने बैंक स्टेटमेंट मंगाना ही भूल गए आप, तो वो ध्यान रखिएगा कि मार्च का एंट्री मार दिया आपने। नेक्स्ट इज चेक वेदर पेमेंट इज मेड बिफोर द रिटर्न फाइलिंग डेट। अगर रिटर्न फाइलिंग डेट, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट है, उससे पहले आपका इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हो रहा है, सिक्योर लोन के इंटरेस्ट का, तो उस केस में आपको क्या नहीं मिलेगा? उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिसअलाउंस हो जाएगा। डिसअलाउंस कौन से सेक्शन में हो जाएगा? 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो यार अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो इनकम टैक्स भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जीएसटी तो अच्छे से आना चाहिए, टीडीएस आना चाहिए, टीसीएस आना चाहिए, ये सारी चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज की नॉलेज है तो आज के दिन में आप अकाउंटिंग एंट्री अच्छे से मार सकते हो। और करियर, करियर इज वेरी गुड एज एन अकाउंटेंट, यू कैन मूव इन योर लाइफ। आगे जाके डिपार्टमेंट हैंडलिंग बहुत सारे काम होते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, तो सबसे पहले इंटरेस्ट बुक हुआ है या नहीं। अनसिक्योर्ड लोन मतलब किसी रिलेटिव से आपने ले लिया, तो वो केस में बहुत सारे जन क्या करते हैं, इंटरेस्ट बुक ही नहीं करते। तो भैया इंटरेस्ट तो बुक करो एज पर द प्रिवेलिंग रेट, जो भी प्रिवेलिंग रेट है उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट बुक करना होगा। ओके, नेक्स्ट टीडीएस डिडक्ट करना होगा 194A में। तो अनसिक्योर्ड लोन पे टीडीएस का जो अमाउंट है 5,000 है, 5,000 से ज्यादा होगा तो आपको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। ये काफी लोग भूल जाते हैं, तो ये एक तरह का चेकलिस्ट है। आप इसको प्रिंट आउट करा लो, जल्दी जल्दी ऑडिट करने चले जाओ, वाउचिंग करने लग जाओ, आपको सच में पता चलेगा आप कितना कुछ कर रहे हो, कितना कुछ अच्छे से समझ रहे हो। तो प्लीज ये जरूर कीजिए, एक चेकलिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस, 12 महीने का एक्सपेंस जो है वो बुक कर लीजिएगा। ओके, प्रीवियस ईयर से कंपेयर कीजिएगा और इसमें पर्सनल एक्सपेंस मत घुसा दीजिएगा कि आपका बिल घर का है आप बिजनेस में डाल दिए। चेक फॉर पर्सनल एक्सपेंस इफ एनी। ओके, नाउ डोनेशन। डोनेशन की बात करें तो अगर आपको 80G में डिडक्शन क्लेम करना है तो आपके पास प्रॉपर रिसीट होना चाहिए। ऐसे भी प्रॉपर रिसीट होना चाहिए, ऐसे आप लिख नहीं सकते मैंने डोनेशन दिया है, आपके पास एक रिसीट होना चाहिए। मोटर कार एक्सपेंसेस, काफी मोटर कार एक्सपेंसेस के बिल्स आते हैं, तो ये देखना है कि क्या आरसीएम एप्लीकेबिलिटी है या नहीं। तो आपको आरसीएम का जो सेक्शन है वो पढ़ना पड़ेगा जीएसटी में, दैट इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल कब होता है, क्या रीजन से होता है, उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, डोंट वरी।
नेक्स्ट, चेक फॉर ब्लॉक क्रेडिट। देखिए मोटर कार का जो आप खर्चा करा रहे हो, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, रेंटिंग, ये सारी चीजों में ब्लॉक क्रेडिट है। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट जाम हो गया, आपको नहीं मिलेगा। यू वोंट बी गेटिंग एनी क्रेडिट इन मोटर कार एक्सेप्ट इन सम रीजन, अगर आपका मोटर कार 13 सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा है तो, नहीं तो यू वोंट बी गेटिंग एनीथिंग, राइट। आगे चलते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। चेक कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट बुक्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा नहीं है कि आपका बिल्डिंग का कैपेसिटी बढ़ रहा है, आप एक फ्लोर कर रहे हो, कैपेसिटी बढ़ा रहे हो और आप पीएल में डाल रहे हो, तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो उसको डाल नहीं सकते ना, इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो थोड़ा ध्यान रखो। नेक्स्ट, टीडीएस डिडक्ट किया है या नहीं। अगर एज अ कॉन्ट्रैक्ट आप किसी से रिपेयर या मेंटेनेंस का काम कराते हो तो 194C को याद रखिएगा, ठीक है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, चेक फॉर ब्लॉक क्रेडिट इन केस ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। कभी पिज्जा मंगा लिया, कभी डोसा मंगा लिया, कभी इडली मंगा लिया, तो ये सारी चीजों का क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। याद रखिएगा कि आप, हो सकता है बिजनेस के लिए मंगा रहे हो, अपने स्टाफ को खुश रखने के लिए, कभी कुछ पार्टी रख रहे हो, लेकिन स्टिल यू वोंट बी गेटिंग क्रेडिट आउट ऑफ इट। एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, नाउ डेप्रीसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्रीसिएशन इनकम टैक्स एक्ट या कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपने चार्ज किया है या नहीं किया है, ये जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट इज योर सिक्योरिटी एक्सपेंस। आरसीएम की लाइबिलिटी आपने बुक करी है या नहीं करी है, वो हमको देखना पड़ेगा। ओके, और टीडीएस 194C में डिडक्ट हुआ है क्या नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर में होता है सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, तो 194C में मैंने टीडीएस काटा है या नहीं काटा है, अगर मेरा लिमिट एक्सीड कर रहा है या नहीं। ओके, सो गाइज यहाँ तक ही था। होप सो ये चेकलिस्ट आप लोग फॉलो करने वाले हैं और आपके लिए बहुत यूजफुल होगा ये चेकलिस्ट। प्लीज जरूर बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा है स्किल शॉट के साथ, आप जरूर लिखें। आप जब कमेंट करते हैं ना, आई रियली फील गुड। थैंक यू सो मच गाइज।